ओके तो हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्डियक मार्कर्स को कवर किया था डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके कार्डियक मार्कर्स की वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पीटी एपीटीटी टेस्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेस्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब भी हमें कभी कट लगता है, कहीं इंजरी होती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते होंगे कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? जब भी हमें कभी इंजरी होती है, खून निकलता है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उस साइड पे आती हैं और एक टेम्पररी प्लग बनाती हैं। और फिर सेकंड स्टेप में जो हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं और जो टेम्पररी प्लग था उसको वो एक परमानेंट प्लग बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो बॉडी से ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो ये होता है एक नॉर्मल कोगुलेशन मैकेनिज़्म जो सभी की बॉडी में होता है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में डेफिशिएंसी आ जाए, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए या फिर किसी भी फैक्टर में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो जब भी कभी बॉडी में इंजरी होगी, खून निकलना शुरू होगा, तो वो ईज़िली स्टॉप नहीं होगा और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। क्योंकि जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये चेन वाइज एक्टिवेट होते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं। बट किसी भी एक फैक्टर में डेफिशिएंसी आ जाएगी तो जो एक्टिवेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो यही चेक करने के लिए कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से किसी फैक्टर में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यही चीज़ चेक करने के लिए हम पीटी एपीटीटी टेस्ट को करते हैं। सबसे पहले हम पीटी टेस्ट को कवर करेंगे। पीटी टेस्ट, जिसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट भी बोला जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है और ये एक सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। वैसे तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं, बस एक क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 4, जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर से प्रोड्यूस नहीं होता। अदरवाइज़ जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी एक सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। पीटी टेस्ट, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट भी बोलते हैं, ये हम किन किन कंडीशंस में करते हैं? सबसे पहले चीज़ कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। हमारी बॉडी में जो कोगुलेशन का मैकेनिज़्म होता है वो 2 पाथवे से मिलके कंप्लीट होता है। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों पाथवेज़ में क्या डिफरेंस होता है मेन। देखिए, सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे को हम देख लेते हैं। देखिए, इंजरी के दौरान क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है जो कोलेजन की बनी होती है, जिसे रेटिकुलम लेयर बोलते हैं, तो जब वो डैमेज होती है लेयर, तो जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होता है, फैक्टर 12 जो है वो कोलेजन के कांटेक्ट में आता है और स्टिमुलेट हो जाता है और फिर आगे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। जैसे जो फैक्टर 12 है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 जो है वो 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 जो है वो 8 को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कंप्लीट होगा। तो हम इस पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लेयर है वो जब डैमेज होती है तो कोलेजन एक्सपोज होता है और फैक्टर 12 उस कोलेजन की कॉन्टैक्ट में आके स्टिमुलेट होता है और फिर आगे जो अदर फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं। तो ये था इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म। जो सेकंड है वो है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़्म। देखिए, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़्म में क्या होता है, जब भी हमें कभी इंजरी होती है तो सिर्फ कभी भी ब्लड वेसल्स में डैमेज नहीं होता, उसके आसपास जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, वो भी इंजर्ड होते हैं। तो जब टिश्यू डैमेज होंगे तो उनसे एक फैक्टर रिलीज़ होगा, टिश्यू फैक्टर, जिसको हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। जैसे ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा वो फिर आगे फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा और फिर ये जो प्रोसेस है ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा।
तो जब भी कभी वेस्कुलर इंजरी होती है तो साथ में टिश्यू इंजरी भी होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो टिश्यू फैक्टर निकलता है। तो जब ये टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है तो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि टिश्यू जो है वो एक बाहर की चीज़ है, इसलिए हमने इसको एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म बोला है। ठीक है, ये दोनों ही मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, दोनों ही मैकेनिज्म फैक्टर 10 के साथ आके जुड़ते हैं और कॉमन पाथवे का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली दोनों ही मैकेनिज्म काम करते हैं, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म भी और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म भी। तो जो पीटी टेस्ट होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। सेकेंड चीज़, इसलिए भी पीटी टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि जो वारफरिन मेडिसिन है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। वारफरिन एक ब्लड थिनर मेडिसिन होती है जो ऐसे पेशेंट लेते हैं जिनको कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वारफरिन मेडिसिन की ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए हम पीटी टेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़, हम पीटी टेस्ट क्यों करते हैं? सर्जरी से पहले भी पीटी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान पेशेंट की बॉडी से काफ़ी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो वो ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप हो जा रही है, नहीं हो जा रही, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसकी बॉडी में वो ठीक से अपना फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली सर्जरी से पहले पेशेंट की बॉडी में जो क्लॉटिंग फंक्शंस हैं वो चेक करने के लिए हम पीटी टेस्ट करते हैं। फोर्थ इसलिए करते हैं लीवर फंक्शन को चेक करने के लिए, क्योंकि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं, लीवर में ही बनते हैं। तो लीवर के फंक्शन को चेक करने के लिए भी हम पीटी टेस्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हम पीटी टेस्ट क्यों करते हैं। अब हम जानेंगे कि हम लैब में पीटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्यूब में सिट्रेट प्लाज्मा के सैंपल को और पीटी के रिएजेंट को मिक्स करना है और देखना है कि वो जो सैंपल है वो कितने सेकंड्स में क्लॉट हो रहा है, और वो होगा पीटी की वैल्यू। पीटी टेस्ट के लिए हमें प्लाज्मा सैंपल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम प्लाज्मा सैंपल का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें पेशेंट की बाजू से एक ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना होता है और वो सैंपल हम ब्लू टॉप में कलेक्ट करते हैं। ब्लू टॉप में एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, ब्लड में प्रेजेंट जो कैल्शियम है वो उसको रिमूव कर देता है, जिस वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्योंकि ब्लड क्लॉट करने के लिए कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें पीटी टेस्ट में प्लाज्मा को लैब में क्लॉट करके देखना है कि वो कितने सेकंड्स में क्लॉट हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो ब्लू टॉप में एंटीकोगुलेंट है उसने कैल्शियम को रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा था। तो अब हम लैब में जो है प्लाज्मा को कैसे क्लॉट करेंगे? तो इसके लिए पीटी का जो रिएजेंट होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि थर्ड फैक्टर होता है, और सेकंड प्रेजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम रिएजेंट के माध्यम से कैल्शियम को ऐड करते हैं सैंपल में। तो अब देखिए, जो पीटी टेस्ट होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? एक फैक्टर 3 आता है और एक फैक्टर 7 आता है। फैक्टर 3 जो होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो ऑलरेडी रिएजेंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो भी पीटी के रिएजेंट में प्रेजेंट होता है। तो अब कौन सा फैक्टर बचा? फैक्टर 7। तो मेनली फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम पीटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम सिट्रेट प्लाज्मा को और पीटी के रिएजेंट को एक ट्यूब में मिक्स करेंगे और अगर प्लाज्मा में फैक्टर 7 प्रेजेंट होगा तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा और जो प्लाज्मा है वो नॉर्मल सेकंड्स में क्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी होगी तो जो प्लाज्मा है उसको क्लॉट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये था प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट का प्रिंसिपल। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ऐड करना है और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमें वाटर बाथ में या फिर इंक्यूबेटर में 5 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करके रखना है। आफ्टर 5 मिनट्स उस टेस्ट ट्यूब में हमें 200 माइक्रोलीटर पीटी रिएजेंट ऐड करना है और जैसे ही हम ऐड करेंगे हम जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट कर देंगे और कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा जेल फॉर्म में कन्वर्ट होगा यानी क्लॉट होगा, वैसे ही हमें स्टॉप वॉच स्टॉप कर देना है और जितने सेकंड्स में वो प्लाज्मा क्लॉट हुआ था वो होगी प्रोथ्रोम्बिन टाइम की रेंज। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11 से 16 सेकंड्स तक होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, PTINR।
INR भी एक तरीके का कैलकुलेशन होता है जो PT टेस्ट रिजल्ट्स पे बेस्ड रहता है। INR निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अगर हम पेशेंट की PT की वैल्यू को PT कंट्रोल से डिवाइड कर दे तो हमारा INR निकल जाएगा। INR की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.8 से 1.2 होती है। जितनी पेशेंट की PT की वैल्यू बढ़ेगी INR भी फिर बढ़ेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की मैंने अभी आपको नॉर्मल रेंज बताई थी कि 11 से 16 सेकंड्स होती है, बट अगर किसी की बॉडी में फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है तो PT की जो वैल्यू है वो हाई आएगी। तो वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसमें फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी होती है? फर्स्ट है कॉन्जेनिटल। अगर किसी को बाय बर्थ जन्म से ही फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है तो PT-INR भी हाई आएगा। ओके। सेकेंड रीज़न है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में अगर किसी को लीवर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी हो जाती है और PT की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से हाई होती है। सेकंड, अगर किसी को विटामिन K की डेफिशिएंसी है तो भी PT जो है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो विटामिन K पे डिपेंड रहते हैं। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे होते हैं जो विटामिन K पे डिपेंड रहते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 7, 10, 2, 9, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये विटामिन K पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर विटामिन K की कमी हो जाएगी तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी कमी हो जाएगी और PT जो है वो हमारा प्रोलॉन्ग्ड आएगा। थर्ड कंडीशन है वारफरिन। अगर कोई पेशेंट वारफरिन एंटीकोगुलेंट की ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उनमें भी जो PT का टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है। क्यों? क्योंकि जो वारफरिन होता है वो विटामिन K के फंक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से PT की जो वैल्यू है वो हाई रहती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने कवर किया PT टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल है, प्रोसीजर क्या है और PT प्रोलॉन्ग्ड होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे APTT टेस्ट को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।